My name is Ravi and you are watching e-learning academy. So स्टूडेंट ग्रेविटेशन का सेकंड चैप्टर है, तो थोड़ा से चैप्टर जस्ट ये लेक्चर में थोड़ा डिले हुआ है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। जस्ट यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर में यहाँ पे जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं। तो मैंने आप लोग के जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो मैंने आप लोग के टेक्स्ट बुक से निकाल के रखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ दे फॉल डाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं वो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के नियर में अगर फॉल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ दे फॉल डाउन। अगर देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना अर्थ के सरफेस के नियर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वो नीचे आके गिरेगा, वो है ना, फॉल डाउन होगा वो। तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे बता रहे हैं। अगर नज़दीक रहेगा तो इस टाइप से होगा, अगर दूर रहेगा तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है किस टाइप का अट्रैक्शन उसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये रहा मेरे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट व्हेन, देखो यहाँ पे स्पेलिंग लिखा नहीं मैंने, व्हेन आएगा, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एट द सेम स्पीड। ओके, अब देखो यहाँ पे हैवी और लाइट, अगर दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हैवी एंड लाइट, दो टाइप के अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर लाइट ऑब्जेक्ट रहने दो, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट रहने दो, सभी ऑब्जेक्ट पे जो स्पीड होता है, स्पीड को किसकी बात कर, यहाँ पे मैं बता दिया कि किस टाइप से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हैवी और लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, उसके ऊपर हमेशा क्या होगा, सेम टाइप का ग्रेविटी अप्लाई हो, और मे बी हाइट इसके जस्ट पास में या फिर दूर हो, कहीं भी दूर चले जाए अर्थ के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, सेम टाइप का स्पीड एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यूटन स्टेटेड दैट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच लेड टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है कि न्यूटन ने जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, न्यूटन ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था वो सब ग्रेविटेशन इसके बेस पे ही चला था। ओके, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द केपलर्स लॉ प्रोवाइड द रीजन बिहाइंड द ऑब्जर्व मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ओके, देखो हम लोग ने केपलर्स लॉ पढ़ा इसके फर्स्ट चैप्टर मतलब ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने केपलर्स लॉ पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी लॉज थे, 3 लॉज थे, सब कुछ हमने देख लिया। तो उसके देखो वो लॉ, तो जो भी कुछ लॉ था ना, वो सब लॉ के बारे में किसने बताया था, केपलर्स ने बताया था, ठीक है। बट उसके पीछे का जो रीज़न था, उसके बिहाइंड जो रीज़न था, वो रीज़न किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। ओके, तो ये रहा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं, इट वॉज नोन दैट द मून कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अबाउट अर्थ इन 27.3 डेज। ओके, अब देखो अर्थ जो होता है, ये अर्थ ही था अपने पास, ठीक है। तो अर्थ जो होता है, अर्थ क्या करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 365 डेज, है ना। अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 365 डेज। बट मून एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 27.3 डेज। ओके, मून एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 27.3 डेज लगाता है, ठीक है। तो ये था अपने पास फिफ्थ पॉइंट। तो ये आप लोग नोट देखो, अगर आप लोगों ने नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर वे में सब लिख लेंगे, हर एक पॉइंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। तो थोड़ा सा पेज को मैं आप साइड में ले लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा पेज को मैंने आप साइड में ले लिया, तो ध्यान से देखते हैं। देखो 6 पॉइंट में यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून इज 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। यहाँ पे यूनिट देखेंगे, किलोमीटर लिखा मैंने। तो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है ना, ये तो पता है ना अपने को, अर्थ यहाँ पे मून ऐसे कुछ रहेगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ओके, तो ये रहा मेरे पास 6th पॉइंट। 7th पॉइंट में देखते हैं। 7th पॉइंट में क्या गिवन है, द मोशन ऑफ मून इज ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द कांस्टेंट ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो मून का मोशन होता है अर्थ के अलोंग, है ना, जो मून का मोशन होता है अर्थ के अलोंग, वो कैसा होता है, सर्कुलर टाइप, ऐसा हम मानते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं ना। एक्चुअल में कैसा है, उसका जस्ट एलिप्टिकल टाइप होता है ना, आप लोगों को पता भी है। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो सर्कुलर टाइप में, तो ऐसा हम लोग लेकर चलते हैं। और वहाँ पे जो स्पीड होता है, कौन सा स्पीड होता है, एंगुलर वेलोसिटी वाला, लीनियर वेलोसिटी नहीं है, कौन सा है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओके, नेक्स्ट 8th पॉइंट में क्या गिवन है, एज द सर्कुलर मोशन मून कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ विच इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। यहाँ पे एंड में दिया, थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ डाउनवर्ड में। तो यहाँ पे दिया है द अर्थ विच इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल।
ओके। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता है पर्टिकुलर मून पे, वो सेंटर के साइड में एक्ट करेगा, है ना। अभी ये तो ये हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ लिया है, मोशन इन प्लेन में हमने ये चैप्टर पढ़ा भी होगा कि देखो कोई भी अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी अगर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो अगर हम लोग कोई भी, है ना, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अर्थ में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास सेंटर है और उसके अलॉन्ग अगर सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो अपना रेडियल एक्सेलरेशन, देखो इस टाइप का सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो कर रहा होगा, तो वो अपना रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, राइट है। रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ पे एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो कुछ इस टाइप से होता है, इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अगर रेडियल एक्सेलरेशन आएगा तो कौन आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। अगर रेडियल एक्सेलरेशन आता है तो हमेशा कौन आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। अभी कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है प्रीवियस चैप्टर में, लॉ ऑफ मोशन में। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो जाके देख लेंगे। ओके। तो ये मेरे पास रहा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। और देखो मुझे पता है ना यहाँ पे कौन सा लॉ एक्ट कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तो ये बता सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो न्यूटन सेकंड लॉ था उसको मैंने यूज़ कर लिया और उसको मैं जस्ट इसके साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों भी क्या है, सेम क्वांटिटी फोर्स है ना, दोनों भी फोर्स है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ। चलो इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब मैं इक्वलाइज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो मास विल बी कैंसल। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर, राइट है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिला, r ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में। ओके। नाउ नेक्स्ट वन देखो, अब मैं ना थोड़ा सा और आपको इसमें बताता हूँ ये फार्मूला और किस टाइप से चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके। तो नेक्स्ट मैं पेज को थोड़ा सा अप साइड में ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा जस्ट अप साइड में ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए किस टाइप से फोर्सेस एक्ट कर रहा था इस पर्टिकुलर बॉडी पे जो कि सेंटर में था, ये तो हम लोग समझ गए। बट यहाँ पे ना एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो मोशन हो रहा है ना, यहाँ पे जो मोशन हो रहा था पर्टिकुलर दिस ऑब्जेक्ट पे, वो मोशन कैसा हो रहा था, सर्कुलर। और वहाँ पे वेलोसिटी कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी, राइट है। तो ये तो पता है। देखो अब यहाँ पे देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा। फॉर्मूला मतलब सिंबल ओमेगा। तो फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, थीटा अपॉन टी। अब थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके। तो ध्यान रखेंगे थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, टाइम है। ओके। अब देखो ध्यान से, जब ये ना इस पर्टिकुलर पॉइंट, देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया, वो मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन है। तो मतलब वो कितना एंगल फॉलो कर रहा है, 360 डिग्री एंगल फॉलो कर रहा है ना। 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर रहा है। उसको मैं रेडियन में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 पाई, राइट है कि नहीं। रेडियन में लिखना चाहूँगा तो क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पाई लिखा, इसका मीनिंग क्या है कि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2 पाई है। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 2 पाई। ओके। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, दैट इज द टी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिला, 2 पाई अपॉन स्मॉल टी। 2 पाई अपॉन क्या मिला, स्मॉल टी। अब देखो मैं यहाँ पे लिखना क्या चाहता हूँ ना, जो स्मॉल टी है वो क्या, टाइम है ना मेरे पास, स्मॉल टी टाइम है। तो मैं जो टाइम है ना उसको मैं टाइम पीरियड के फॉर्म में जस्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओके। तो कुछ फॉर्म, इस फॉर्म से मुझे जस्ट ये दिख रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं देखो चेंजेस कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे मुझे ओमेगा का वैल्यू मिला। अब ये जो ओमेगा का वैल्यू मिला है ना, ये ओमेगा का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहता हूँ। अब ये इक्वेशन का नाम तो पता नहीं है, तो मैं नंबर दे देता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 3। ओके। अब ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट इन 3। ओके, शॉर्ट में मैंने लिखा, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखो एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी द होल स्क्वायर। ओके। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अब इसको क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। थोड़ा सा पेज को मैं आप साइड में ले रहा हूँ, बहुत ईजी होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू r2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और पाई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ही होता है ना भाई, और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर आएगा।
तो ये इस टाइप से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो इस टाइप से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ना ये तो ठीक है, अपने को क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट क्या किया, रेडियस और टाइम में रिलेशन। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, रेडियस एंड टाइम में रिलेशन, टाइम पीरियड में रिलेशन। ओके, तो ये पॉइंट था रेडियस एंड टाइम पीरियड का रिलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ मून कितना होगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ कहाँ पे, मून पे। ओके, मैं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की बात करूँगा तो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसका जो वैल्यू है वो यहीं पे लिख लेता हूँ ना, उसका जो वैल्यू यहीं पे लिख लेता हूँ। तो स्पेस का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं जस्ट वो वैल्यू ना यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना जो यहाँ पे लिखा ना, देखो ये फॉर्मूला में ही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना वही तो फाइंड आउट करना है। रेडियस कितना है, किसके लिए, मून के लिए देख रहे हैं। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, अर्थ से लेके, देखो अर्थ के अराउंड में मून होता है, तो अर्थ से लेके मून तक का जो डिस्टेंस आएगा वही क्या रहेगा, उसके लिए रेडियस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 3.85 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 कैसे आया, मीटर में कन्वर्ट किया, 5 कैसे आया, मीटर में, सॉरी किलोमीटर में, ये सॉरी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में ही रहने दे रहा हूँ मैं। अब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं, क्या आएगा 10 टू द पावर 3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया अब मैं। नेक्स्ट यहाँ पे 4 को एज इट इज लिख दो, पाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, देन डिवाइड बाय क्या करना है, टाइम द होल स्क्वायर। अब देखो कितना टाइम कंप्लीट होने में लगता था, 27.3 डेज। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, 27.3 डेज को मल्टीप्लाई करूँगा 1 डे का, अर्थ का 1 डे ना, अर्थ का 1 डे मतलब 24 आवर। और कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो कुछ इस टाइप से मिल रहा है मुझे, जो कि क्या पूरा पावर द होल स्क्वायर है ना, जो कि क्या पूरा पावर द होल स्क्वायर है। अब देखो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे आप लोग लॉग बुक यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसे चाहे उस टाइप से आप लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। वैल्यू कितना मिला, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू बता दिया। आप लोग लॉग का यूज़ करके सॉल्व सकते हो, लॉग बुक का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो लॉग कैसे यूज़ करने का उसके लिए वीडियो है, ठीक है। सेम प्लेलिस्ट में 11 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो वही है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा अपना किस टाइप से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, किस टाइप से एक्सेलरेशन मिला हमको, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज में टर्न करता हूँ। तो चलो मैं पेज टर्न कर लिया, देखते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून। यहाँ पे जस्ट देखो अभी ये क्या है, अभी आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। तो देखो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, यहाँ पे जस्ट मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो रिलेशन किसके बीच में मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के और एक मून के बीच में। रिलेशन किसका होने वाला है, एक्सेलरेशन का। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ पे किससे रिलेट करेगा, वो अर्थ से रिलेट करेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ 9.8, एक्सेलरेशन ऑफ मून 0.0027। अब भी हमने पढ़ा, दोनों को सॉल्व किया, कितना मिला 3600, रेशियो कितना मिल रहा है 3600। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये क्या बेसिकली बताता है, वो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ओके, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूंगा ना, तो ये समझ लो मेरे पास अर्थ है, तो ये क्या रहेगा, अर्थ के सेंटर से, ठीक है, अर्थ के सेंटर से जो मून मेरे पास प्रेजेंट होगा उसका डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से मून का डिस्टेंस कितना है, मून का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द मून, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ओके, तो डिस्टेंस कितना होने वाला है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो वाला डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर दिस न्यूमरेटर में। ओके, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर की बात करें तो समझ लो ऑब्जेक्ट कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा मेरे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ अर्थ सेंटर। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ओके, ये तो समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, पता है आप लोगों को यहाँ पे हुआ क्या, ये रेसिप्रोकल है। कैसे, देखो ये क्या है मेरे पास एक्सेलरेशन, ये क्या है मेरे पास डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, दोनों में से कोई भी। अगर ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर मून की बात करूंगा तो मून का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अब ये दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। इनवर्स कैसे है, अभी देखो इनवर्स कैसे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, है ना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना एक्सेलरेशन, उतना उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, देखो अगर डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा मैं तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। अगर डिस्टेंस डिक्रीज करता हूँ मैं तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। करेक्ट है ना भाई, देखो ना, अगर ये सेंटर
ऑफ अर्थ होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे चले जाए तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा ना वो कम लगने वाला है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो उसके बेस पे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म किया कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, उसका ये पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ना तो डी ओ लिख देता हूँ मैं, और ये डिस्टेंस ऑफ मून है तो डी एम लिख देता हूँ। ओके, तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा ये वाला पॉइंट। तो ये तो जस्ट ये वाला पार्ट रहा। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं जस्ट इसके आगे एक और फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट सिर्फ लिख के बता दूंगा मैं किस टाइप से फॉर्मूला होता है वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ना, एक थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में अभी जस्ट मैं बताया उसी का एक कंसेप्ट बताया मैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ मून, है ना। किसका आएगा, देखो इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या होने वाला, क्या है यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे रहेगा, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट था, छोटा सा पार्ट था, आप लोग समझ गए रहोगे। अब मैं यहीं पे ना एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे अभी देखो इसी का मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में मैंने जस्ट बता दिया आप लोगों को किस टाइप से स्क्वायरिंग वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, देखो वर्ड्स में बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर किसी को नीड होगा तो वर्ड्स में लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर से सुनेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्सेलरेशन जो आएगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा और स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा डिस्टेंस के। ओके, तो ये पॉइंट था, आई होप आप लोग समझ गए रहोगे इस पॉइंट को। अब देखो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से लिख सकता हूँ। थोड़ा सा मैं पेज को अप साइड में ले लेता हूँ ताकि प्रॉपर वे में सब कुछ आप लोग को दिखते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने जा रहा हूँ या फिर सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में भी क्या कर रहा हूँ, मैं मास से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड मैंने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देखो मास से जब मैं मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। तो ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि फोर्स है ना जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m अपॉन r स्क्वायर आ सकता है ना, करेक्ट है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये रहा मेरे पास एक रिलेशन। और ये जो मास है ना, अगर आप बोलोगे सर ये मास कौन सा मास है, तो ये मास है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो मास है ना वो किसका मास है, ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, नॉन नेक्स्ट वन, अब हम लोग बात करने चाह रहे हैं कि अगर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू, किस पर एग्जिट कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जस्ट वो सेंटेंस लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो मैं रीड कर देता हूँ, फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ m, स्मॉल m लिखा है। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट m। देखो थोड़ा प्रॉपर हैंड राइटिंग नहीं लिखा मैंने, थोड़ा फास्ट वे में लिखा है, आप लोग इसको समझ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, किस पे एग्जर्ट हो रहा है, अर्थ पे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फोर्स है ना, जो यही जो फॉर्मूला, यही बेसिक फॉर्मूला, यही मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, यही मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं फोर्स किसका यूज़ कर रहा हूँ, अर्थ का, तो एफ ऑफ ई कर दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, m अपॉन r स्क्वायर। ओके, m अपॉन क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया। तो ये रहा मेरे पास फार्मूला, सेम फार्मूला मैंने यूज़ किया किसके लिए, अर्थ के लिए, जब अर्थ के थ्रू फोर्स एग्जर्ट होगा। तो नेक्स्ट पेज को मैं डाउनवर्ड कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो एग्जर्ट फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो सेम टाइप का जो ऑब्जेक्ट है ना उसके ऊपर भी क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करता है। तो यहाँ पर देखो जैसे सेम टाइप का, जैसे फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, है ना, फोर्स एग्जर्ट कर रहा था कौन,
ऑब्जेक्ट के थ्रू बट अर्थ पे हो रहा था, और यहाँ पे सेम टाइप का फोर्स एग्जिट कर रहा है किस पे, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग फोर्स है, यहाँ पे फोर्स देख लेते, फोर्स ये यहाँ पे जो मास है ना उसका मास मैंने कैपिटल एम रखा है, यहाँ पे आर स्क्वायर, सेम टाइप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे तो क्या लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, इसको समझेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ हैज़ टू बी इक्वल टू द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ऑब्जेक्ट और अर्थ, देखो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा एक अर्थ रहेगा, तो अर्थ और ऑब्जेक्ट दोनों भी क्या करेंगे, दोनों भी फोर्स एग्जिट करने का ट्राई करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स है ये लेने का ट्राई करेगा उतना ही ये वाला ये भी करेगा, है ना, दोनों भी एक दूसरे को फोर्स लगाने का ट्राई करेंगे। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ से मिल रहा है हमको, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास पहले सिर्फ एफ था ना, ये जो एफ था अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ई के लिए। कैसे इक्वल हो, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे इक्वल हो, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब अब मेरे पास क्या होने वाला, क्या है यहाँ पे कि जो फोर्स है ना वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ के, है ना। जितना ज़्यादा मास ऑफ अर्थ रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स डिपेंड करेगा, उतना ज़्यादा फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, न्यूटन्स, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा मैं, हेंस न्यूटन्स कंक्लूडेड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम। ओके, तो अर्थ का जो मास था वो क्या है, कैपिटल एम, और जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट का मास था वो क्या है, स्मॉल एम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो फोर्स है ना, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम। ओके, सो दिस इज द जनरलाइज्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। इस टाइप का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप करके स्टेटमेंट लिख दिया। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये न्यूटन्स का जो स्टेटमेंट है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअली में ये क्या स्टेटमेंट है। तो देखो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, हर एक पार्टिकल पे अप्लाई होता है, हर एक पार्टिकल पे एप्लीकेबल होगा जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। इसलिए इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसलिए इसका लॉ का नाम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो ये रहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। मैं पेज को टर्न करता हूँ, तो मैंने पेज को टर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ऑलरेडी हम लोग ने सेकंड चैप्टर में कुछ एक्सिस के बारे में पढ़ा था, हमने 3 डायमेंशनल एक्सिस के बारे में। अगर वीडियो नहीं देखा तो फिर से वीडियो जाके देख सकते हो आप लोग। पूरा सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, जो रिड्यूस्ड वाला पार्ट है उसको नहीं किया, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या मेरे पास जेड एक्सिस है। तो नेमिंग भी कर देता हूँ ना, नेमिंग भी कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, कोई भी। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसका मास m1 है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसका मास क्या है, m2, ओके, इसका मास क्या है m2। अब यहाँ पे ना जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो उसका डिस्टेंस भी होने वाला है। डिस्टेंस कहाँ से होगा, वो सेंटर से। तो सेंटर से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए m1 के लिए, वो डिस्टेंस क्या है मेरे पास r1, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए r2। ओके, तो ये देखो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में बात करना चाहूँगा, अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, राइट, ठीक है नहीं। और ये जो है 2 से 1 पे जा रहा है, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये होने वाला है। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर का एक फॉर्म है, आपको पता होगा। ये r21 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखेंगे कि अगेन मैं यहाँ पे ना दोनों भी मासेस था ऑब्जेक्ट का, अगर मैं उसको उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूँगा तो होगा क्या है, देखो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 डिवाइड बाय क्या आएगा, आर स्क्वायर। आर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस r21। ओके, तो ये पार्ट मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलेगा, इक्वल टू आएगा, और कांस्टेंट वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज द जी। यहाँ पे मैंने जी लिखा। अभी आप लोग बोलोगे सर जी कैसे मालूम पड़ा आपको, ग्रेविटी यहाँ पे कांस्टेंट जी आएगा। तो जी यहाँ पे मैंने
जी यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और नेक्स्ट क्या गया m1 इंटू m2 अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल जी का नाम क्या है? कैपिटल जी का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, जिसका वैल्यू कितना होता है? वैल्यू की बात कर लेता हूँ मैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg द होल स्क्वायर। ओके, अगर डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन जी का डायमेंशन क्या मिलेगा? L3 m-1 और t-2। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं वीडियो जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी है। तो ये था हम लोग के पास बेसिक्स, किस टाइप से हम लोग फॉर्म करते हैं, किस टाइप से हम लोग फॉर्म करते हैं। जस्ट यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि कैसे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप से आता है, क्या क्या एक्ट करता है, किस टाइप से एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर वे में देख लिया। तो यहाँ पे एक और मैं टॉपिक का डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जस्ट डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और टॉपिक का डिस्कशन कर लेता हूँ। किसका मैं बात कर रहा हूँ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूँ। किस टाइप से वो वर्क करता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आ रहा है तो किस टाइप से आएगा, फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डायग्राम किसका? अर्थ का। ठीक है, ये अर्थ का डायग्राम हो गया। अब देखो मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये अर्थ का डायग्राम है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट था? पर्टिकुलर दिस पॉइंट पे प्रेजेंट था, ये रहा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से अगर उसके सरफेस पे ऑब्जेक्ट था ना, जब उसके सरफेस पे ऑब्जेक्ट था तो वो डिस्टेंस क्या था मेरे लिए? कैपिटल आर था। ओके, वो डिस्टेंस मेरे लिए क्या था? कैपिटल आर था। ठीक है, तो ये रहा कैपिटल आर। अब जो ऑब्जेक्ट जब बाहर चलेगा, आउट ऑफ द अर्थ चले गया, तो वो जो डिस्टेंस मेरे लिए क्या है? स्मॉल आर है। वो जो डिस्टेंस मेरे लिए क्या है? स्मॉल आर है। बट अगर आप बोलोगे सर इसके जो सरफेस से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस की बात करना चाहते हो तो वो जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस क्या होने वाला है? स्मॉल एच। वो जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? स्मॉल एच। ठीक है, तो ये रहा डिस्टेंस अपने पास स्मॉल एच। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपर वे में। तो ये देखो, ये तो जस्ट मैं बता दिया अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास अर्थ है। ठीक है, अर्थ का अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट किस टाइप से वर्क कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके। तो देखो मैं एक बड़ा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा अर्थ। ठीक है, अर्थ का यहाँ पे सेंटर प्रेजेंट होता है। एक ऑब्जेक्ट देखो फिर से समझेंगे, जो एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट था। जब वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट था ना, तो उसका डिस्टेंस क्या था? कैपिटल आर। यही ऑब्जेक्ट जब बाहर चलेगा तो ये जो डिस्टेंस है ना, उसका नाम क्या बोल दिया मैंने? स्मॉल आर। अब आप बोलोगे सर स्मॉल आर कैपिटल आर कैसे पता चला? कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, मेरी मर्जी। ठीक है, आप देखो ये दोनों का जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से और यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट बाहर जब गया, वो जो डिस्टेंस हो क्या मैं बोल रहा हूँ? स्मॉल एच है। वो जो डिस्टेंस क्या है? स्मॉल एच। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा क्या रहेगा? फोर्स इक्वल टू क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है, फोर्स इक्वल टू क्या मिलेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, बट हम लोग देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? यहाँ पे अर्थ के बारे में। तो मुझे अच्छे से पता है कि अर्थ का अगर मैं फोर्स के फार्मूला की बात करूंगा तो क्या होने वाला है? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, है ना। जब मास इंटू ग्रेविटी आ गया तो अब एक्सेलरेशन, और ये फार्मूले को जस्ट मैंने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि एक्सेलरेशन है और जी भी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। बट हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए अर्थ के लिए मैंने फार्मूला क्या लिखा? फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी था, है ना, अर्थ के लिए ग्रेविटी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। अब देखो ये जो फोर्स है ना, ये कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका मीनिंग क्या है? फॉर्मूला मैं उसकी प्लेस पे उसका फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ क्या? तो ईजिली पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ की प्लेस पे इसको लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से लिखेंगे। और ये स्मॉल एम इंटू जी। मास विल बी कैंसल, है ना, स्मॉल एम कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या मिल रहा है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल जी। जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? स्मॉल जी मिला। ओके, तो ये फॉर्मूला मेरे पास रह गया। ठीक है, अब देखो बट ये जो था ना, ये जो फॉर्मूला था, ये जी था, ग्रेविटी मिला मुझे। बट मैं यहाँ पे कहाँ पे बात करना चाहता हूँ? अर्थ के सरफेस पे। मैं क्या चाहता हूँ कि ना ये जो ग्रेविटी है ना, अर्थ के सरफेस पे मुझे कितना मिल रहा है ना, उसका फॉर्मूला में बात करना चाहता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे चलेगा? अभी सरफेस पे चलेगा। जब वो सरफेस पे चलेगा तो फॉर्मूला तो सेम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये स्मॉल जी जो मिलेगा अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी आ रही है, अर्थ सरफेस ग्रेविटी वो कितना आ रहा है? इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर।
सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होगा क्या होगा, Gm/r²। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया रहेगा किस टाइप से हम लोगों ने इसको डिराइव किया। अगर आप लोग वीडियो को एंजॉय किया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताएंगे कैसा वीडियो लगी आप लोग को। देखो वीडियो कमेंट करने में कितना टाइम लगता है, जस्ट 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड ही लगता है आप लोग को कैसा बताना है जस्ट। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तब तक के लिए आप लोग जस्ट स्टडी करते रहेंगे। सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।